अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़फ़र रहमान शिराज़ी और आज आप इंतहाई अहमियत की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूँ तो आपने हमें हमेशा प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में पंजाब यूनिवर्सिटी की खबरें देते हुए सुना होगा या दीगर डिस्कशन करते हुए सुना होगा, लेकिन आज आप पहली दफ़ा आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक मौसर डिस्कशन के साथ। ये डिस्कशन सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 2 के बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए जो पाकिस्तान का निज़ाम समझना चाहते हैं, जो CSS PMS या PSC कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल सब्जेक्ट है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने 1970 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ये फ़ैसला किया था कि बच्चों को मताला पाकिस्तान लाजमी पढ़ाया जाएगा। बाद ज़िया-उल हक़ ने एक आर्डीनेंस के तहत मताला पाकिस्तान और इस्लामियात को लाजमी करार दिया ग्रेजुएशन तक। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आप बच्चों के लिए कितना अहमियत की हामिल है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आप पाकिस्तान के नज़रियाती असास के बारे में जान सकते हैं। ये सब्जेक्ट जहाँ आपको एक आइडियोलॉजिकल बेसिस फराहम करता है, वहाँ उसके साथ साथ आपको आपके घर, मेरे घर पाकिस्तान के बारे में मालूमात फराहम करता है। हमारा घर कैसा है, इसमें इसका जोग्राफिया कैसा है, ये कैसे कायम हुआ, इसकी इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल हों या आइन साजी की मुश्किलात, इसमें स्टेट स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात क्या हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात क्या हैं, पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के बारे में हमें मुकम्मल तौर पर मालूमात फराहम करता है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम कायम है, सूबों और वफाक के दरमियान तल्लुकात कैसे हैं, लोकल मुकामी गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती हैं, उसके साथ साथ आपको बताता है बुनियादी हकूक़ के बारे में। बुनियादी हकूक़ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी रियासत के बाशिंदों की फ़लाह के हवाले से। उसके साथ साथ मताला पाकिस्तान ना सिर्फ आपको रियासत के ढांचे के बारे में बताता है बल्कि मताला पाकिस्तान आपको खेल और सियाहत के मैदान में भी आपको मौसर मालूमात फराहम करता है। तो इसी पेश नज़र हम इस सब्जेक्ट की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि मताला पाकिस्तान बहुत आला मेयारात पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस हवाले से आज हम एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है अगर आप इंटरमीडिएट पार्ट 2 के तालिब इल्म हैं या आप PSC PMS या CSS कर रहे हैं। तो ये वो बुनियादी डिस्कशन है। तो आएँ अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ रियासत से। तो आज मेरा बेटा जिस चीज़ को हमें डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट ऑफ स्टेट। असल में हर इल्म का एक प्रीरेक्विजिट होता है। जब तक आप उस प्रीरेक्विजिट को अंडरस्टैंड नहीं करते आप उस इल्म के बारे में मौसर तौर पे जान नहीं सकते। तो जब भी मैं मताला पाकिस्तान का आगाज़ करता हूँ तो मैं कंसेप्ट ऑफ स्टेट से आगाज़ करता हूँ। अगरचे रियासत का जो मुबाहिस हैं वो पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में हमें ज़्यादा मिलते हैं, ताहम मताला पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें रियासत का एक मौसर कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसका आगाज़ हम एक आसान तरीन तारीफ़ से करते हैं। वो तारीफ़ क्या है कि मखसूस इलाके में अवाम का सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होना एक रियासत कहलाता है। कि अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है, अगर वहाँ पब्लिक जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है तो उसे हम स्टेट कहते हैं। ये आसान तरीन तारीफ़ है किसकी, स्टेट की। लेकिन गार्नर जो है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो इसकी मज़ीद वजाहत करता है। वो कहता है कि रियासत जो है वो अवाम की अफराद की एक ऐसी तंजीम है जिसमें एक ख़ास इलाके पर काबज़ हो। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की एक ख़ास बाउंड्री है ना, अमेरिका की एक ख़ास बाउंड्री है, भारत की एक ख़ास बाउंड्री है, बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद हो। जैसे पाकिस्तान जो है बैरूनी कंट्रोल से आज़ाद है, दुनिया में सारे के सारे आज़ाद ममालिक जो है बैरूनी कंट्रोल से क्या हैं, आज़ाद हैं। मुनज़्ज़म हुकूमत कायम हो तो वहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जो है उसका क़याम इंतहाई नागुज़ीर है। और उसके साथ साथ वो ये कहता है कि ऐसी हुकूमत जिसकी अतात अवाम की अक्सरियत आतन करती हो। तो मेरा बेटा जो रियासत का कंसेप्ट आया, रियासत असल में लोगों की फ़लाह के लिए बनाई गई थी और रियासत के लिए 4 अनासर का होना क्या है, बेहद ज़रूरी है। वो 4 अनासर क्या हैं, मैं यहाँ बहुत मुफस्सल गुफ्तगू नहीं करूँगा स्टेट के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि रियासत और रियासत के अनासर इल्म मताला पाकिस्तान की बुनियादी मबाहिस में शामिल नहीं। हम जिस चीज़ को ज़्यादा ज़ेर बहस लेके आएंगे वो है गवर्नमेंट, ताकि उससे आगे हम पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस लेक्चर को मौसर अंदाज में समझ लेते हैं तो मेरा बेटा कोई भी टेस्ट आपका, चाहे वो मताला पाकिस्तान का हो, सेकेंड ईयर का हो, कोई भी इम्तिहान आपका PSC CSS, इसके अलावा आपको एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्ट्रक्चर से हासिल हो सकती है। तो अब हम 1 बाई 1 करके मुख्तसरन चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट का। सबसे पहले एरिया। तो बेटा किसी भी रियासत के क़याम के लिए एरिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खला में रियासत कायम नहीं होती। पॉपुलेशन, आबादी का होना इंतहाई अहमियत के अमल है। आबादी के बगैर रियासत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सॉवरेनिटी असल में वो एब्सोल्यूट पावर है जो किसी रियासत को अंदरूनी और बैरूनी मामलात में आज़ाद करती है। और तीसरी बात, आखिरी बात जो है वो गवर्नमेंट मेरा बेटा किसी स्टेट को ऑपरेशनल करती
है। कोई भी स्टेट अपनी बेहतरीन ऑपरेटिंग हालत में आती है जब उसमें एक अदारा कायम हो, वो क्या होता है, गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से अगर इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर कितने इंतज़ामी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो एक स्टेट को ऑपरेशनल करने के लिए गवर्नमेंट का अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब हम चलते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि रियासत का मौजूदा और पुराना कंसेप्ट क्या था। मिसाल के तौर पे पहले वक्तों में बादशाहत हुआ करती थी, तो बादशाह हुकूमत कायम करता था। रियासत में इक़्तिदार आला जो था, जो सॉवरेनिटी थी, वो बादशाह के पास हुआ करती थी। तो बादशाह हुकूमत कायम करता था। हुकूमत के जो 3 अनासर हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, जिसमें पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी और अब चौथा मीडिया। लेकिन जो हमारी डिस्कशन है हम उनको सिर्फ इन 3 अदारों तक महदूद रखेंगे। ये हमेशा से चले आ रहे हैं। ये आप अगर आपके घर में भी हुकूमत कायम है तो मेरा बेटा ये तीनों के 3 इंस्टीट्यूशन आपके घर में भी हैं। आपके घर में भी कोई कानून साजी करता है, वो आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके दादा जान हो सकते हैं। आप उस कानून का नफाज भी कोई करता है, आपकी वालदा करती हैं। क्योंकि हमारे घर की रियासत बहुत मुख्तसर सी रियासत होती है, उसमें अफराद बहुत कम होते हैं, लिहाजा वहाँ मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया में हम कोई तकसीम कार नहीं करते। एक ही शख्स जो है वो बादशाह की तरह और रियासत का मतलबुल अनान हो सकता है, घर का मतलबुल अनान हो सकता है। मतलबुल अनान कहते हैं कि उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो सकती है। अब हम एक मिसाल के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि कोई रियासत हमारे सामने जिसके पास इलाका भी हो, जिसके पास आबादी भी हो, जिसको सॉवरेनिटी भी हासिल हुई हो और जिसके अंदर एक गवर्नमेंट हो, तो हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की मिसाल से इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। मेरा बेटा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मौजूदा रकबा 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान का रकबा है इस वक्त। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मशरकी पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान का रकबा बहुत वसी व अरीज़ था। लेकिन उसकी आज भी पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ क्या है आबादी है और पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। हमने पाकिस्तान में जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान के कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक जो इक़्तिदार आला का मालिक है वो अल्लाह ताला है और अवामी नुमाइंदे अल्लाह के इख्तियारात को बतौर अमानत इस्तेमाल करेंगे एज ए सेक्रेट ट्रस्ट। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारदे वजूद में आया। उससे पहले हम सब कंटिनेंट के अंदर थे और सब कंटिनेंट में मेरा बेटा अगरचे हमारी आबादी भी थी, हमारे पास इलाका भी था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, लेकिन हम सॉवरेन स्टेट नहीं थे। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि हम अंग्रेज़ों के तसल्लुत में थे, हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी, लिहाजा हमारी स्टेट हमें नहीं कहा जा सकता। तो विदाउट सॉवरेनिटी स्टेट की एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो अब हम आए जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान कि जब पाकिस्तान मारदे वजूद में आया तो उसमें क्या मारदे वजूद में आते ही उसके पास गवर्नमेंट थी। अच्छा, गवर्नमेंट बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उठ के जाके गवर्नमेंट संभाल लूँ। आपको बताइए गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर लोग जो है वो लेजिस्लेचर में जाते हैं, वहाँ जो बहुत बड़ी पार्टी होती है उसको लोग उसका वहाँ दोबारा इंतखाब होता है, वहाँ से PM होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कशन में लेके आएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान मारदे वजूद में आया था तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसी थी और किस कानून के तहत बनी थी। तो चैप्टर नंबर 2 में एक MCQs है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पाकिस्तान को ऑपरेट करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे एक प्रिंसिपल है वो छोड़ के चला जाता है कॉलेज, जो नया प्रिंसिपल आता है तो वो उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए निज़ाम चलाएगा जब तक वो अपना टाइम टेबल ना बना ले, जब तक वो अपनी पॉलिसियाँ ना बना ले। तो हमारे पास उसको कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमने 1935 के इंडियन एक्ट को ही नाफज कर दिया। उसी एक्ट के तहत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बने और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त एग्जीक्यूटिव में आगे लियाकत अली खान के साथ। लेजिस्लेचर जो था वो 1945-46 में जो लोग इलेक्शन जीते थे वो पहले 69 थे, बाद में 10 बढ़ा के 79 हो गए थे। वो हमारी पहली आइन साज असेंबली थी। याद रखिए मेरा बेटा, जब तक किसी मुल्क का टाइम टेबल या आइन नहीं बनता, असूल व ज़वाबित का मजमुआ नहीं बनता, उस वक्त तक जो उसका लेजिस्लेचर होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, आइन साज असेंबली कहते हैं। लेकिन जब आइन बन जाता है तो फिर उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, कानून साज असेंबली कहते हैं। ये जो आइन है ना, एक अब यहाँ से एक बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमने कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर या स्टेट के ऑपरेशंस के अंदर आइन का क्या किरदार है। असल में आइन जो है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है थ्रू विच अ स्टेट इज़ गवर्न्ड। ये
असूल व ज़वाबित का एक ऐसा मजमुआ है जिससे कारोबार रियासत चलाया जाता है। ये शहरियों का अपनी माँ रियासत के साथ माहिदा होता है, जिसको वो सुप्रीम समझते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के तमाम मामलात जो है ना वो इसी आइन के तहत चलाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि आइन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसमें लेजिस्लेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे कानून कौन बनाएंगे, पाकिस्तान के अंदर कानून कौन बनाएगा, वो कहाँ से आएंगे, उनके इख्तियारात क्या क्या होंगे, ये सारी की सारी डिस्कशन अब हमने करनी है लेजिस्लेचर के साथ। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइन पाकिस्तान के तहत लेजिस्लेचर की फार्मूलेशन कैसे होती है, उसकी तश्कील कैसे होती है, ये जो मुकर्रना का अदारा है इसमें लोग कहाँ से आते हैं, मतलब ये तश्कील में इन तमाम चीज़ों का अहवाल बयान किया जाता है और उनकी पावर्स क्या हैं, उनके इख्तियारात क्या क्या हैं। मेरा बेटा डेमोक्रेसी ने इंसानों के ऊपर ये एहसान किया है कि उसने गवर्नमेंट के ये 3 अहमियत के हामिल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इख्तियारात की तकसीम कार कर दी है और तमाम अदारों को अपनी अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करने का मौका फराहम किया है। और दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ डेमोक्रेसी बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दे रही है और वो माशरे की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर की फॉर्मुलेशन पाकिस्तान के अंदर और उसकी पावर्स। तो सबसे पहले हम उसका प्रोसेस देखते हैं कि लेजिस्लेचर में लोग आते कहाँ से हैं। तो मेरा बेटा जो उसका प्रोसीजर है वो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए है। पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन एक उसका प्रोसीजर में आती है और दूसरा है रिजर्व सीट्स, कि मतलब पाकिस्तान इस वक्त अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो टोटल सीट्स हैं वो 2 ऐवान हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। सबसे पहले हम नेशनल असेंबली की बात कर लेते हैं। तो उसमें 342 सीट्स हैं। 342 सीट्स में से 272 सीट्स जो है ना उस पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनके ऊपर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं वो 272 हैं। जो रिजर्व सीट्स हैं वो 60 वुमेंस के लिए, उन पे इलेक्शन नहीं होते। जो 272 में जितने लेके आती है उसी हिसाब से उसमें तकसीम कर दी जाती हैं और 10 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं। तो जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो डायरेक्ट इलेक्शन है या रिजर्व सीट का है। अब हम देख लेते हैं कि जब पाकिस्तान मारते वजूद में आया था तो उस वक्त 1935 का इंडियन एक्ट था। तो उसमें कोई लेजिस्लेचर की फॉर्मुलेशन के हवाले से कोई मौसर तौर पर बताया नहीं गया था। हमने आइन खुद बनाना था। तो हमने जो पहला आइन बनाना था, मेरा बेटा बनाया था, वो उसमें जो ऐवान था वो यूनिकैमरल था। यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है कि एक ही ऐवान होता है, एक ही जगह पे सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं या जो मशवरा करने वाले हैं या मेंबर्स हैं वो उसमें इकट्ठे होते हैं। तो जब पाकिस्तान 1956 में पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो उसमें जिन लोगों ने कानून बनाने थे या आइन बनाना था वो मेरा बेटा टोटल उनकी तादाद थी 300, 150 मशरक़ी पाकिस्तान से, 150 मगरबी पाकिस्तान से। लेकिन मैंने यहाँ 145 इसलिए लिखा क्योंकि 5 उसमें ख़वातीन शामिल थी। तो ये जो 150 है इसमें 5 ख़वातीन शामिल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया 7 अक्टूबर 1958 को जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने। उसने आइन पाकिस्तान को पामाल करते हुए मुल्क खुदादाद पर मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये पहली लेजिस्लेचर थी जो अब नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा अहमियत के हामिल है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1962 के अंदर। 1962 में वो आइन भी यूनिकैमरल था, जो उसकी लेजिस्लेचर थी वो यूनिकैमरल थी और उसमें टोटल नंबर थी 156, 75 ईस्ट पाकिस्तान से, 75 वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन इसमें 3 ख़वातीन को जो है वो मौका फराहम किया था एज ए रिजर्व सीट के तौर पे। तो इसमें जो टोटल लेजिस्लेचर था वो 156 था। 75 ईस्ट पाकिस्तान, 75 वेस्ट पाकिस्तान, 3 वुमेन फ्राम ईस्ट पाकिस्तान, 3 वुमेन फ्राम वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन इस आइन को भी एब्रोगेट कर दिया 25 मार्च 1969 को जनरल मोहम्मद यहिया ख़ान ने। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है उसकी जो लेजिस्लेचर थी, क्योंकि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक मशरक़ी हिस्सा अलहदा होके वो बांग्लादेश बन गया। तो जब हमारे यहाँ सिर्फ 4 सूबे रह गए तो उस वक्त फिर हमें 2 ऐवानों की ज़रूरत महसूस हुई। जब मैं ये आइन की डिस्कशन अलग करूँगा वीडियो में तो उसमें मैं मुफस्सल तौर पर बताऊँगा आपको कि क्यों सेनेट का क्या अमल में लाया गया और नेशनल असेंबली का। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये एक ओवरव्यू है और ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से बड़ा अहमियत के हामिल है, तो इस वक्त आप सिर्फ इस बात पर तवज्जो दें कि ये आइन इसमें फार्मूलेशन क्या थी, जो मुकन्ना की फार्मूलेशन थी वो कैसी थी। तो ये बाईकैमरल थी, इसके 2 ऐवान थे, एक ऊपर एक नीचे। ऐवान बाला, ऐवान ज़ीरी। जो लोअर हाउस है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं, कौमी असेंबली। जो अपर हाउस है उसे क्या कहा जाता है, सेनेट।
अब जो सेनेट है उसके अंदर 104 मेंबर्स होते हैं और वो तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इक्वल रिप्रेजेंटेशन के तहत आते हैं, जबकि जो नेशनल असेंबली है वो तमाम सूबों से आते हैं लेकिन आबादी के लिहाज से। तो लेकिन अब मैंने यहाँ एक अमेंडमेंट का तज़किरा किया हुआ है 24th अमेंडमेंट के तहत कि आईन पाकिस्तान में एक 24th अमेंडमेंट की गई उसमें 2017 में, जिसमें क्या किया गया कि जो फाटा का इलाका था उसको KPK में शामिल कर दिया गया, इसलिए अब वो रिप्रेजेंटेशन कम हो गई 96 और 336, 8 सीट जो थी ना मेरा बेटा वो वहाँ से ख़त्म कर दी गई। अच्छा, अब 336 तकरीबन 4 और 6 सीट्स जो थी ना वो वहाँ से ख़त्म कर दी गई। अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, इसको आप मौसर तौर पे तैयार कर लें, हमारी किताब में इतनी तफसील के साथ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसको बयान कर देता हूँ। सेनेट में जो तरतीब है वो मैंने इस तरफ लिखी है, जबकि नेशनल असेंबली में जो तरतीब है वो इस तरफ बयान की गई है। आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो टोटल नंबर है सेनेट में वो 104 मेंबर्स हैं, 22, 22, 22, 22 तमाम सूबों से, और किताब में लिखा हुआ है कि विमेन 17 हैं। असल में ये जो 22 में ही शामिल हैं तमाम ख़वातीन, इसीलिए मैंने इसको रेड कर दिया। फाटा से 8, माइनॉरिटीज़ 4, और जो फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद की है वहाँ से 4 नुमाइंदे हैं। कहाँ से कहाँ मेरा बेटा? सेनेट में। तो इन सब को आप कैलकुलेट कर लें तो 104 बनते हैं। इसी तरह पंजाब से 148 सीट से नेशनल असेंबली की, 61 सिंध से, 35 KPK से हैं, 14 बलूचिस्तान से हैं, 60 वुमेन की रिजर्व सीट्स हैं, उन पर इलेक्शन नहीं होता। 12 सीट्स जो हैं वो फाटा की हैं, माइनॉरिटीज़ की 10 हैं और 2 फेडरल टेरिटरी की हैं। अच्छा, सेनेट का जो ड्यूरेशन है, सेनेट 6 साल तक काम करता है। ये MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जबकि जो नेशनल असेंबली काम करती है वो करती है 5 ईयर्स के लिए। तो ये सारी की सारी आईन पाकिस्तान 1956 के तहत, आईन पाकिस्तान 1962 के तहत, आईन पाकिस्तान 1973 के तहत जो फार्मूलेशन ऑफ लेजिस्लेचर है वो मैंने आपके सामने रखा। तो इस वक्त ये जो है फार्मूलेशन, इसी को एक्सेप्टेबल तस्वुर किया जाता है। अच्छा बेटा लेजिस्लेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहदेदार होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। रियासत का आइनी सरबराह जो है वो सदर होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, ये कैसे मुंतखब होता है। मेरा बेटा जो पार्लियामेंट है, मजलिस शुरा, सेनेट और नेशनल असेंबली, उसके अलावा तमाम सूबाई असम्बलियाँ एक ख़ास प्रोसीजर के तहत सदर को इलेक्ट करती हैं। इसके इख्तियारात क्या क्या होते हैं मेरा बेटा? इसके इख्तियारात को जानने के लिए सबसे पहला इख्तियार, क्योंकि अब इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं इसके इख्तियारात के अंदर, ये वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पे काम करता है। ये कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से करता है। कुछ काम हैं इसके जो अपनी मर्ज़ी से करता है। काम जो भी बिल आते हैं, जो भी ये कानून बनाती है, बिल मंजूर करती है या कानून बनाती है, उसको अप्रूव या रिटर्न करता है, ये डिसअप्रूव नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा डिसअप्रूव करेगा तो गलत हो जाएगा, इसके पास इख्तियार नहीं है डिसअप्रूव करने का। और ये ऑर्डिनेंस का इजरा करता है। कोई भी ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल पेश आ गई जिसमें स्टेट के अंदर कोई लॉ ऑपरेशनल नहीं है तो उसमें ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। फिर जो सफ़ीरों का तकर्रर है वो इसकी ज़िम्मेदारी है कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने सफ़ीर भेजना और उनके कागज़ात नामज़दगी वसूल करना। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है तो उसमें ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उसको लागू करता है। अब यहाँ मैंने कुछ अमेंडमेंट्स लिखी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये अमेंडमेंट्स भी आप तैयार कर लें। 8 अमेंडमेंट के तहत सदर को ये इख्तियार दिया गया था कि वो कानून साज असेंबली को तोड़ सकता था, लेकिन ताहम 1997 में नवाज शरीफ ने ये इख्तियार उनसे छीन लिया वापस, और सदर से ये इख्तियार वापस ले लिया गया असेंबलियाँ तोड़ने का, ये कानून साज असेंबली और सूबाई असेंबलियाँ तोड़ने का। उसके बाद 2003 में मुशर्रफ का दौर दोबारा आया, उसने दोबारा सदर को ये इख्तियार दे दिया कुछ शराइत के साथ, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और फिर अप्रैल 2010 में आसिफ अली जरदारी के ज़माने में 18th अमेंडमेंट के तहत सदर से असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का इख्तियार एक दफ़ा फिर वापस ले लिया। तो ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं 8, 13, 17 और 18, ये सारी की सारी अमेंडमेंट सदर के इख्तियारात देने और वापस लेने के पे आइन पे की गई। अच्छा, अब ये जो पावर्स और फंक्शंस हैं ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। मैं चाहता था कि ये किताब का हिस्सा होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको शामिल नहीं किया। पिछले साल की किताब में ये शामिल था, तो मैं थोड़ा 1 सेकंड में इसको बयान कर देता हूँ, 1 मिनट में। सबसे पहले लेजिस्लेशन इसकी पावर है, ये कानून बनाते हैं। मुल्क में कोई नया कानून बनता है वो लेजिस्लेचर बनाता है। फिर जो इंतखाबी फ़राइज़ है, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब यहाँ से होता है, सदर का इंतखाब यहाँ से होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली का, चेयरमैन सेनेट का, जितने भी अहदेदारान हैं उनका इंतखाब कहाँ से होता है? लेजिस्लेचर से होता है। फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना
करनी हो, आइनी तरमीम करनी हो, 2/3 मेजॉरिटी के तहत कोई भी आइनी तरमीम करनी हो तो वो इख्तियार किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है, आइन को बदलना। फिर मॉनेटरी जो मालियाती इख्तियारात हैं, बजट नेशनल असेंबली पास करती है, बजट को पास और अप्रूव और डिसअप्रूव करने का हक जो है ना, पास करने का हक जो है वो किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है। टैक्स लगाती है नेशनल असेंबली। और जुडिशल पावर क्या है कि जैसे एक जुडिशल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है कि जिसमें जजों की तनख्वाहें, उनकी मराद, उनकी सारी की सारी चीज़ों का तयन किया जाता है। तो ये पहली डिस्कशन है लेजिस्लेचर की। अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जीक्यूटिव की जानिब। लेजिस्लेचर की फार्मूलेशन और उसकी पावर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव की फार्मूलेशन और पावर्स क्या क्या हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मेरा बेटा एग्जीक्यूटिव जो है, क्योंकि पाकिस्तान फॉलो करता है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है, और पार्लिमानी निज़ाम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका इंतखाब लेजिस्लेचर से होता है। लेजिस्लेचर से कैसे होता है मैं उसका मेथड अभी आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs मौसर अंदाज में अंडरस्टैंड करने हैं, ये याद करने से नहीं आते। अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले हम इसकी फार्मूलेशन पढ़ते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव है इसकी फार्मूलेशन कैसे होती है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम इस्लामाबाद चले जाएँ तो वहाँ एक PM सेक्रेटेरिएट है और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। अब PM सेक्रेटेरिएट जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक मिनिस्ट्री और दूसरी डिवीजन्स। जो पहली किताब थी उसमें ये दर्ज था कि पाकिस्तान के अंदर 33 मिनिस्ट्रीज़ हैं और 42 डिवीजन्स हैं। मिनिस्ट्री क्या होती है? जैसे वजारत तालीम, तालीम का पूरा महकमा वो एक वजारत के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं वजारत तालीम। इसी तरह वजारत दिफा, इसी तरह वजारत डाकखाना, इसी तरह वजारत रेलवे। तो उसका एक प्रॉपर ढांचा है। तो ये आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है ये हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, ये हुकूमत का सरबराह होता है। तो इसका इंतखाब होता है नेशनल असेंबली से। जैसे पाकिस्तान में लेजिस्लेचर मैंने आपको डिस्कस किया था कि 2 हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। 342 इसके टोटल मेंबर्स हैं, ये मुंतखब करते हैं किसको? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और इसका जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 342 पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में है। इस वक्त तक कुछ 124 के बाद नई मरदमशुमारी के तहत 336 हो जाएंगे, लेकिन हम इस वक्त के मामला पढ़ रहे हैं। डिवाइडेड बाई 2 + 1 तो 172 सीट्स। तो जिस शख्स के पास 172 सीट्स होंगी लेजिस्लेचर में, चाहे वो उसकी अपनी ज़ाती हों या वो दिगर पार्टीज़ के साथ मिलकर, जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में MQM के साथ, BOP के साथ और दिगर पार्टीज़ के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत कायम कर दी थी, एक जॉइंट हुकूमत कायम कर दी थी। उन्होंने अपने 172 मेंबर्स पूरे कर लिए थे। इस तरह वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाता है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है मेरा बेटा, उसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी किताब में लिखे हैं। वो लेजिस्लेशन करता है, क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग उसके मौजूद होते हैं लेजिस्लेचर में, क्योंकि वो वहीं से मुंतखब होता है, लिहाजा वो लेजिस्लेशन पर असरअंदाज होता है, वो बजटिंग के ऊपर असरअंदाज होता है, वो पॉलिसी मेकिंग खुद करता है किसी भी मामलात के ऊपर, तालीम के ऊपर, दिगर मामलात के ऊपर। उसके अलावा वो डिफेंस के मामलात देखता है, वो फॉरेन अफेयर्स देखता है। तो वो एक बड़ी पावरफुल पोजीशन के ऊपर होता है जहां उसने कानून को नाफज करना होता है। अब वज़ीर आज़म की मेरा बेटा एक कैबिनेट होती है कि जिसमें उसने अपनी मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन तकसीम करनी होती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमे, जैसे मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, वजारत तवानाई, और एक पेट्रोलियम डिवीजन है। जैसे मैं इसको आपको मज़ीद, जैसे फ़िशरीज़ एंड इरीगेशन की कोई मिनिस्ट्री हो और जो फ़िशरीज़ एक अलग डिवीजन है, इरीगेशन एक अलग डिवीजन है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मतलब एक वजारत की आगे 2 डिवीजन हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वजारत तालीम में 2 डिवीजन क्या हो सकती हैं? एक कॉलेज डिवीजन हो सकता है, स्कूल डिवीजन हो सकती है, हायर एजुकेशन हो सकता है। तो जो बड़ी मिनिस्ट्री होती है ना, उसको हैंडल करता है फेडरल मिनिस्टर, उसको फेडरल मिनिस्टर हैंडल करता है। और जो डिवीजन होती है ना, उसको हैंडल करता है कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर की एक कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मिनिस्टर्स वज़रा और दूसरे एडवाइजर्स मशीर। मशीर क्या होते हैं? जो मशवरा देते हैं। तो ये मशीर किसी को भी रख सकता है, कोई माहिर कानून हो सकता है, कोई माहिर माशियात हो सकता है, इकनॉमिक्स को डील करता हो तो वो उसको अपनी कैबिनेट में रख लेता है। लेकिन जो पावरफुल होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हें वफाकी वज़रा कहते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट वज़ीर ममलिकत। ये जो फेडरल मिनिस्टर होता है ना मेरा बेटा, ये मिनिस्ट्री का हेड होता है। जैसे एनर्जी की बड़ी मिनिस्ट्री है उसका हेड, जैसे तालीम की बड़ी मिनिस्ट्री है उसका हेड, जैसे किसी एक बड़ी मिनिस्ट्री से एक शोबा अलग करके, जैसे पिछले दौरे हुकूमत में
एक ज़रताज गुल साहिबा थी, उनको उन्होंने एक मौसमियात की डिवीज़न दी हुई थी, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल एक कोलिशन की हुकूमत मौजूद है और मेरे जहन में इस वक्त मौजूद नहीं है कि मौजूदा दौर के अंदर डिवीज़न किसके पास है, तो मैं पुराने से ही आपको जो है वो मिसाल से वजाहत कर सकता हूँ। बेटा यहाँ एक बात इंतहाई अहमियत की हामिल है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि फेडरल मिनिस्टर जो है वो मिनिस्ट्री का सरबराह है, जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो हेड ऑफ डिवीज़न है। फेडरल मिनिस्टर मिनिस्ट्री के हवाले से वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है और उसके लिए जवाबदेह होता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिवीज़न के हवाले से वज़ीर आज़म से रब्ता कायम करता है और उसे रिपोर्ट करता है या उसके लिए जवाबदेह होता है। ये लेजिस्लेचर में अपनी डिवीज़न पे उठने वाले सवालों का जवाब देता है। फेडरल मिनिस्टर मिनिस्ट्री पर उठने वाले सवालों का जवाब देता है कहाँ, लेजिस्लेचर में। और एक बात वाजिया रहे कि प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट जो है ना वो जवाबदेह होती है किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने। अच्छा, ये जो है ना ये सारे के सारे पॉलिटिकल हेड्स हैं। एक बात याद रखें, जो स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर ना दो तरह के हेड होते हैं, एक पॉलिटिकल हेड होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। आपके सब्जेक्ट में वहाँ लिखा हुआ है कि हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री। तो अगर पॉलिटिकल हेड ऑफ मिनिस्ट्री है ना तो फिर फेडरल मिनिस्टर है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो वो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, कि जो इंतज़ामी सरबरा होता है, ये स्टेट के पक्के मुलाजम हैं, परमानेंट मुलाजम होते हैं, जो कि सेक्शन अफसर भर्ती होते हैं 17 ग्रेड में, फिर वो 18 ग्रेड में जाते हैं, सेक्शन अफसर ही रहते हैं, फिर वो 19 ग्रेड में डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो मैं अब एक मिसाल देता हूँ, उससे आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये एक वजारत तालीम है, ठीक, वहाँ एक वजारत तालीम का एक वज़ीर लगा दिया, जैसे आप मुझे वज़ीर रख लें वजारत तालीम, ठीक, और फिर जो फेडरल मिनिस्टर होगा मैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम होगा, तो उसके साथ मेरे साथ एक मावन सेक्रेटरी होगा जो पॉलिसियाँ बनाने में मेरा साथ देगा। ये 22वें ग्रेड का सरकारी अफसर होगा और ये अपनी तजावीज़ अगर इसने वज़ीर आज़म तक पहुँचानी है तो ये मुझसे गुजर के जाएंगी, ये मेरे वास्ते से जो है ना वो अपनी तजावीज़ जो है वहाँ पहुँचाएगा। इसी तरह उसके अंडर जो काम करता है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं उनको इन्फोर्स करने में बड़ा इसका अहम किरदार होता है। ये मिनिस्ट्री में दूसरे नंबर पे होता है, जबकि ये डिवीज़न के अंदर पहले नंबर पे होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ जो कोऑपरेट कर रहा होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी करता है, जबकि फेडरल मिनिस्टर के साथ कौन कर रहा होता है, सेक्रेटरी करता है। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जानी है अगर मैं किताब से उठा के आपके सामने सारी की सारी चीज़ें बयान करना शुरू कर दूँ, यहाँ के सेक्रेटरी के फ़राइज़ क्या हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ क्या हैं। तो बस आप इस वक्त महदूद रख रहे हैं इस तक कि इसका 22वां ग्रेड है, इसका 21वां ग्रेड है, 20वां, 19वां, 17वां और 18वां ग्रेड है, और मतलब उसमें बहुत से जुमले जो हैं वो एक जैसे हैं। और आप ये इस फेडरल का स्ट्रक्चर है, जब प्रोविंशियल का स्ट्रक्चर आएगा ना मेरा बेटा, तो प्रोविंशियल का स्ट्रक्चर मैंने छोटा सा यहाँ बनाया हुआ है मुकम्मल तौर पे। उसका लेजिस्लेचर यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि उसके लेजिस्लेचर में उसकी एक अपनी प्रोविंशियल असेंबली है। हमारे यहाँ जो फेडरल में है वो पार्लियामेंट है, उसका जो वहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ क्या है, गवर्नर है। इनके काम तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि तमाम सियासी कायदीन इलेक्ट होते हैं, मुंतखब होते हैं, सिवाय गवर्नर के। गवर्नर जो है वो नॉमिनेट होता है, नामजद होता है। आपने कभी लिखना नहीं है उसको मुंतखब करता है सदर, उसको नामजद करता है कौन, सदर। और जो एग्जीक्यूटिव में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ढांचा है उसमें मेरा बेटा क्या है कि उसमें चीफ मिनिस्टर हेड होता है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। उसमें चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी होता है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई प्राइम सेक्रेटरी नहीं होता। और वहाँ जो चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट होती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं और एडवाइज़र्स होते हैं। जो मिनिस्टर होता है ना, जैसे वज़ीर तालीम बराए पंजाब, तो उसका एक सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे उसका एडिशनल सेक्रेटरी, वहाँ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होता। सिर्फ यहाँ और प्रोविंसेस में इतना फ़र्क है कि यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद है, 20वें ग्रेड का अफसर, यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, उसकी जगह चीफ सेक्रेटरी एक बड़ा ओहदा वहाँ मौजूद है। बाकी उनके कामों में तकरीबन काफ़ी हद तक ममासलत है, सिर्फ ग्रेड्स का फ़र्क है। मिसाल के तौर पे वहाँ सेक्रेटरी जो है वो 20वें ग्रेड का अफसर है, यहाँ सेक्रेटरी जो है वो 22वें ग्रेड का क्या है, अफसर है। तो ये तजाद है ग्रेड में, इनके अमाल और अफ़ाल तकरीबन क्या होते हैं, एक जैसे। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, अच्छा यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, वो बच्चे जो मुझसे वाबस्ता नहीं रहे, दीगर स्कूल कॉलेज से या कोई PMSCS की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई होगी यहाँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। तो पहले ना इस फ़र्क को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि फिर मज़ीद आसानी से आगे बढ़ा जा सके। मेरा बेटा आईन पाकिस्तान जो है ना वो वफाकी आइन है। उसमें क्या होता है कि जो स्टेट की सारी पावर्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, आधी सूबों को दी जाती हैं, आधी फेडरेशन को दी जाती हैं। क्यों दी? कि भाई सूबा तालीम के मामले में आज़ाद है, सेहत के मामले में आज़ाद है, ज़राअत पे अपनी कानून साजी करे, इसीलिए सूबे में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि आईन पाकिस्तान उनको ये इख्तियार दे रहा है। तो मैं बच्चों को आसानी से समझाने के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे आपके घर में
अगर वफाकी हुकूमत कायम हो तो घर के सारे बाहर के मामलात वालिद साहब देखेंगे और घर के सारे अंदर के मामलात वालदा देखेंगी, और वो एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर बिलफर्ज उन्हें एक दूसरे के इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़े तो वो किसी आइनी तरीक़ेकार के तहत होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 141 से लेकर 149 तक, जो हमारी किताब के 3rd चैप्टर में मौजूद है। तो जो वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है उसमें 2 गवर्नमेंट होती हैं। एक बड़ी गवर्नमेंट होती है जिसके पास आधे इख्तियार होते हैं, जैसे दिफा का इख्तियार, अमूर खारजा का इख्तियार, डाखाना, जैसे रेलवे, वो अपने पास रख लेते हैं। जो छोटे दूसरे इख्तियारात होते हैं वो सूबों को दे देते हैं। तो लिहाजा स्टेट स्ट्रक्चर में ये जो गवर्नमेंट है ना, ये 2 दर्जों पे होते हैं, एक बड़े लेवल पे और एक तमाम सूबों पे। पंजाब में भी यही स्ट्रक्चर है, सिंध में भी यही स्ट्रक्चर है, बलूचिस्तान में भी यही स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पीएम नहीं है, वहाँ सीएम है, वहाँ सदर नहीं है, वहाँ गवर्नर है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहाँ हाई कोर्ट है। फार्मूला स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, एक जैसा, क्योंकि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। बरतानिया में ऐसा नहीं है, बरतानिया में यूनिटरी है, तो बरतानिया में सूबे नहीं है। अगर मैं बरतानिया में हम होते या हमने बरतानिया का मुकम्मल निज़ाम नाफिज किया होता तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट पढ़ते ही ना, और प्रोविंशियल में कोई गवर्नमेंट ना होती, हम प्रोविंशियल मेयर के ज़रिए चलाते, किसी हेड के ज़रिए चला लेते। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर कि इसके पावर और फंक्शंस ये किताब में दर्ज नहीं किए हुए। आप अगर किताब देखेंगे उसमें दर्ज नहीं किए हुए, लेकिन मैं सिंपल बता देता हूँ। लॉ को इन्फोर्स करना है, कानून को नाफिज करना है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम इनकी ज़िम्मेदारी है। फिर पॉलिसियों की मुख्तलिफ पॉलिसियों की माशी जो भी पॉलिसी हैं, तालीमी पॉलिसी है, माशी पॉलिसी है, तमाम पॉलिसियों का नफाज जो है वो इनकी तश्कील और नफाज इनकी ज़िम्मेदारी है। अमूर दिफा जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी है, फॉरेन पॉलिसी इनकी ज़िम्मेदारी है, बजटिंग जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं। अब जो चीज़ हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वो है जुडिशरी। अब हम बढ़ते हैं इस डिस्कशन के आखिरी मरहले में। वो डिस्कशन का आखिरी मरहला क्या है कि हम गवर्नमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और वो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। एज़ पर जैसे कि हमने लेजिस्लेचर के बारे में देखा, एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा कि आइन उसकी फार्मूलेशन और उसकी पावर्स को बयान करता है, और कोई भी काम, कोई भी फार्मूलेशन मावराए आइन नहीं हो सकती। जो बेहतरीन जमहूरी रियासतें हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा यहाँ। अब हम आ जाते हैं जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी की फार्मूलेशन कैसे होती है और इसकी पावर्स क्या हैं। मेरा बेटा, इसकी फार्मूलेशन के लिए आवाम के पास नहीं जाना पड़ता। आइन ने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एक स्ट्रक्चर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालतें हैं जो सूबों में काम करती हैं, वो हाई कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट्स हैं जो हमारे 4 सूबे और एक इस्लामाबाद में मौजूद है। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी हैसियत आइनी हैसियत नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ एक समझौते के साथ वो हमारे ज़ेरे इंतज़ाम हैं। अब हम देखते हैं कि फार्मूलेशन में पहले सुप्रीम कोर्ट है जिसे अदालत उज़्मा कहते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सेशन कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं। अब यहाँ एक बात मैं बताना आपको समझता हूँ कि इससे आपके बहुत से MCQs क्लियर हो सकते हैं कि जैसे हद उम्र जो है ना आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की वो है 65 साल 65 ईयर्स, और 62 ईयर्स जो है वो हाई कोर्ट के जज की उम्र है। इसी के साथ साथ जो टेन्योर है वो 5 साल है, किसका, सुप्रीम कोर्ट के जज का, कि वो 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है, जबकि 4 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट का जज मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी वो 4 साल है। तो ये किस आइनी तरमीम के तहत है? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 3री या 5वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आप किताब से देखिएगा, उसके तहत 3री मेरे ख्याल में, उसके तहत 1976 में इसको किया था, अप्रूव किया था, और जजों की मुद्दत मुलाजमत का तयन कर दिया क्या था। अब हम आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसकी पावर और फंक्शंस किताब में लिखे हुए हैं। जो प्रोविजन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी, इसकी बुनियादी काम है। किताब में लिखा हुआ है कि नो गवर्नमेंट कैन वायलेट द लॉ, कोई हुकूमत जो है वो कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर सकती, वो किसी की बुनियादी हकूक़ को ज़ब्त नहीं कर सकती। अदलिया ज़मानत देती है कि वो शहरियों के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये जस्टिस प्रोवाइड करती है, ये कल्प्रिट्स जो हैं उनको सज़ा सुनाती है, और ये अपने से मातहत अदालतों की अपीलें जो है वो सुनती है। उसके साथ साथ ये रिव्यू पिटीशन जो है अपने ही फैसले पर नज़रसानी का इख्तियार होता है सुप्रीम कोर्ट को। उसको जुडिशल रिव्यू नहीं कहते, उसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस कि ये कानून और इंसाफ कानून की जो है वो तशरीह करती है। इसमें किताब में क्या चीज़ लिखी हुई है मेरा बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा सामने आ जाता है जिस पर कोई बराह रास्त कानून मौजूद नहीं है, तो जजेस जो है ना वो
किसी दूसरे लॉ को इंटरप्रेट करके उसके हवाले से फ़ैसला देते हैं। मैं मिसाल एक छोटी सी देता हूँ, आपको वाज़ेह हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे पेंशन के कवानीन हैं, उसमें ये होता है कि अगर बाप मर जाए तो बीवी को पेंशन चली जाती है, उसकी बेवा को, अगर वो मर जाए तो बच्चे जो होता है उसको वो पेंशन चली जाती है। लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तो क्या बहन को पेंशन जा सकती है? तो कानूनी लिहाज से कभी इस तरह का सवाल सामने नहीं आया, लेजिस्लेशन उसके ऊपर नहीं हुई, लेकिन ये मामला अदालत पे चला गया। तो अदालत में अगर कोई जज इस पे फैसला सुना दे कि जी बहन को भी पेंशन जा सकती है किसी कानून के तहत, वो किसी दूसरे कानून को मद्देनज़र रखते हुए, किसी और राइट को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको अगर मेंशन कर दे तो वो फिर लॉ बन जाता है स्टेट, वो दूसरे जजेस के लिए मिसाल बन जाता है। तो वो पहला पैराग्राफ में जो है ना किताब में वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है मेरा बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे वफाक आईन पाकिस्तान वफाक और सूबों के इख्तियारात को तकसीम कर देता है। अगर कोई इख्तियारात की तकसीम में कोई तनाज़ा आ जाए, कोई फड्डा पड़ जाए, कोई मसला आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मेरा बेटा उसको सॉल्व करती है और वो फ़ैसला हतमी तस्वुर किया जाता है। अब कंसल्टेटिव फंक्शन, मशावरती इख्तियार से क्या मुराद है कि सदर किसी भी आइनी नुक्ते के ऊपर ना वो मशवरा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। मिसाल के तौर पे अभी पहले एक लॉ आया था LGBT के, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को हुकूक देने का फ़ैसला किया था। तो एक ऐसा मामला जिसमें उलमा ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था उसको, तो सदर पूछ सकता है उससे कि क्या ये लॉ लेजिस्लेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मशवरा ले सकता है। तो अगर कि वो पाबंद नहीं होता लेकिन नज़रअंदाज नहीं करता, मतलब सदर उस पर अमल करने का पाबंद नहीं होता लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं करता, किताब में लिखा हुआ है। और जुडिशल रिव्यू 2 नंबर का पक्का शॉर्ट क्वेश्चन जब आया तो मुझे याद करोगे, वो क्या है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफजुल अमल है, वहाँ अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि खिलाफ़े आइन है तो अदालतों को ये इख्तियार हासिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगर उसके नोटिस में ये बात लाई जाए, अगर उसके नोटिस में ये बात लाई जाए और वो तशरीहात करने के बाद ये महसूस करे, ये फ़ैसला सुनाए कि हाँ मुकन्ना का बनाया हुआ कानून खिलाफ़े आइन है, तो वो उसे कलअदम करार देती है। इसे जुडिशल रिव्यू कहते हैं। तो आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप मौसर अंदाज में याद कर लें। अब हम इस सारी बहस को कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे और मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा, ये जो मैंने यहाँ लिखा था 4 कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो सबसे पहले नाफिज हुआ था पाकिस्तान के अंदर 47 में जब पाकिस्तान बना था। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च को पेश हुई थी, 12 मार्च 1949 को ये एक्सेप्ट होगी। ये MCQs याद रखना, लियाकत अली खान ने पेश की थी और ये एक्सेप्ट हो गई थी। और कब 12 मार्च 1949 को जो पहला आइन पाकिस्तान में नाफिज हुआ वो 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। 23 मार्च में बच्चों को कहता होता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने आइन बनाए वो अच्छे दिनों इन्फोर्स किए। 23 मार्च 1956 को पहला आइन, और ये भी पॉलिटिशियन ने बनाया 14 अगस्त 1973। तो ये जर्नल ने बनाया, जीम से जर्नल, जीम से जून, 8 जून 1962। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने इन्फोर्स किया। अब हमने जो इस सारे के सारे लेक्चर में अंडरस्टैंड किया वो सबसे पहले था कंसेप्ट ऑफ स्टेट। हमने स्टेट की तारीफ़ जानने की कोशिश की। हमारा मौजूद बहस नहीं था क्योंकि वो शहरियत और इल्म सियासियात का मौजूद बहस है, लेकिन हमने फिर भी अपनी क्योंकि कम्युनिकेशन का आगाज़ करना था। उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया, बादशाहत का तस्वुर बयान किया, फिर गवर्नमेंट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसको बयान किया, वो कानून बनाने वाले, ये कानून नाफिज करने वाले, ये कानून की तशरीह करने वाले, फिर कानून नाफिज करने वालों की तश्कील कैसे होगी, उसके इख्तियारात क्या क्या होंगे, और फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा कि वो कैसे ये अदारा कायम होगा। फिर मैंने पहले आइन का तज़किरा किया जिसको ख़त्म कर दिया अयूब खान ने, एब्रोगेट कर दिया। दूसरे आइन का तज़किरा किया जिसको एब्रोगेट कर दिया यहिया खान ने। तीसरे आइन का तज़किरा किया जिस पे शब खून मारा किसने, ज़ियाउल हक़ ने, और उसने आइन पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया। पामाल मुकम्मल तौर पर नहीं किया लेकिन मुअत्तल कर दिया। 85 में फिर उसको बहाल कर दिया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। फिर मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर बताया, इसको आप मौसर तौर पर तैयार करें। उसके बाद हमने एग्जेक्टिव की बहस की। एग्जेक्टिव की बहस में मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन तमाम चीज़ों को दोहरा दूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, आप सिर्फ किताब से देखें। मैं जुमले बता देता हूँ। इसका एक जुमला 22वें ग्रेड का अफसर है, ये 21वें ग्रेड का अफसर है, ये 20वें ग्रेड का, ये सब में एक एक जुमला। और यही जुमला जो है वो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे उसमें उनके ग्रेड में लिख दें तो आप एक एक जुमला लिखने के अहल हो जाएंगे। फिर आप बताएं कि ये अपने विंग का इंचार्ज होता है, ये पॉलिसियाँ बनाता है, इन और उसमें तकरीबन जो परफॉर्मेंस है, ये इख्तियारात के मामलात हैं वो एक जैसे हैं बट ग्रेड का डिफरेंस है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि एक बड़ी हुकूमत होती है और एक साजिशी हुकूमत होती है, छोटा पैक।
बड़ा पैक छोटा पैक, सदर बड़ा पैक है और गवर्नर छोटा पैक है, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन सदर इलेक्टेड होता है, गवर्नर जो होता है वो नॉमिनेटेड होता है। इस सारी गुफ्तगू में एक जुमला जो मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में सारे पॉलिटिकल ऑफिशियल्स जो होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं। PM इलेक्टेड, CM इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इलेक्टेड, चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया इलेक्टेड, लेकिन जो गवर्नर होता है वो नॉमिनेटेड होता है और नॉमिनेट करता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम से अगर एक रात पहले आप वीडियो देख रहे हैं या आप मतलब पाकिस्तान को पढ़ने जा रहे हैं या आप PSC, PMS, CSS का कोई बुनियादी ढांचा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मौसर साबित होगी। जुड़े रहिए प्रोफेशनल ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।